जो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखवाळा सगळा ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा भाई बहना ज्યાં चौपाल में आपा रोजीना नया नया विषय रहता करा और सावटी जानकारी हासिल करा। उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल में आपा एक न्यारो निर्बल और एक नवादू विषय ले रहता है करसा और खासा महत्व जानकारी हासिल करसा। भाई बहना आप सगला जानो हो कि भारत की जिसकी अधिकतर जनसंख्या है वह गाँव के मायने निवास करे और गाँव को विकास होने को मतलब है पूरा भारत को विकास होना। और अगर अपन गाँव ने सशक्त बना देशा तो शहर की तरफ पलायन भी रुक जासी और शहर में माने जो वो जबरदस्त भीड़ भाड़ है आ कम होसी, गाँव का लोग खुशहाल होसी, गाँव में भी खुशियाँ रहसी, शहर में भी खुशियाँ होसी। और गाँव में जब उत्पाद होसी और बढ़िया उत्पाद होसी तो सगला ने एक अच्छी उत्पाद मिलसी तो अपना गाँव का मायने अच्छा उत्पाद वह अच्छी चीज़ें बने और वह पूरी दुनिया का माई पहचान बनावे। इसलिए चाहे अपनी राजस्थान राज्य की सरकार हो चाहे भारत की केंद्रीय सरकार हो बड़ा गंभीर प्रयास करे। तो भाई बहन आज आप इन की जानकारी हासिल कर और आज आपनू आज को विषय है खाद्य और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जी की जानकारी ले रहे अपने बीच पधारे डॉक्टर राहुल मिश्रा जी जिका केंद्रीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार में राजस्थान राज्य का निदेशक है। आप चौपाल स्टूडियो में गणों गणों स्वागत है सर जी। नमस्कार नमस्कार जी। मिश्रा जी आप समूह पहले तो आज उसको जानकारी दी हमारे ग्रामीण भाई बहना कि उसको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है वो कहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्रीय मंत्रालय सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय का एक उपक्रम है जिसमें ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए सरकारी सहायता और उनको पूरा जैसे जो योगदान होता है सरकार का वो दिया जाता है कि वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें, स्वावलंबी बन सकें और गांव और शहरों में अपना रोजगार अच्छे से चला सकें। जो शिक्षित या अशिक्षित बेरोजगार हैं उन सब के लिए ये योजना है। कहने को मतलब प्रधानमंत्री जी को खुद को एक सपनों है कि भारत का जो युवा है मोटियार है इन का बने कि नौकरी लेबाड़ा नहीं हुए बल्कि दूसरा नौकरी देवे और खुद को बढ़िया आपको शानदार एक साम्राज्य व्यवसाय का माध्यम से खड़े करे और जगह और बेरोजगार भाई लोग हैं बाने मोटिवेट करे, बाने लोगों ने भी आपका भी रोजगार का में शामिल कर और बाने भी रोजगार प्रदान करे। तो एक बहुआयामी वो सपनों है जो न केवल गाँव बल्कि शहर का जगह शिक्षित लोग है बाने भी सरकारें के मैंने सहयोग करे। तो आप बताओ कि सरकार युवा माने चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो बाने स्वरोजगार स्थापित करवा के लिए सहयोग दे। इन सहयोग शू का मतलब है कि प्रकार को सहयोग देवे। कोई भी बेरोजगार या चाहे वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, ग्रामीण क्षेत्र का हो या वो शहरी क्षेत्र का हो, अगर वो उद्यमी बनना चाहता है और अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, व्यवसाय दो तरीके से हो सकता है, या तो ये उत्पादन का होगा या सेवा का होगा। तो उत्पादन और सेवा दोनों क्षेत्रों में ये योजना लागू होती है। तो कोई भी उद्यमी अगर बनना चाहता है और वो चाहता है कि सरकार इसमें मदद करे तो सबसे पहली समस्या क्या होती है, एक तो जानकारी का अभाव, बिल्कुल, और दूसरा होता है कि पूंजी की कमी। तो पूंजी की कमी के लिए ये हमारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसके नाम से ही आप लग रहा है कि इसका जैसा आपने अभी कहा कि ये रोजगार देने वाला भी बने, तो इसका नाम ही है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। सृजन कार्यक्रम का मतलब होता है कि हम रोजगार सिर्फ अपने लिए नहीं पा रहे हैं, हम रोजगार का सृजन भी कर रहे हैं, दूसरे को भी रोजगार दे रहे हैं। इसी दिशा में अब अगर सरकार की तरफ से हम उसको उल्लिखित करें तो ये होता है कि जैसे कोई भी उद्यम लगाना चाहता है तो उसको हम यहाँ पर मार्जिन मनी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं और सरकार की तरफ से अंशदान बोलते हैं, जिसको एक आम आदमी की बोलचाल की भाषा में उसको वो कह सकते हैं कि ये जो है एक सब्सिडी है, लेकिन सब्सिडी वर्ड की बजाय इसको अंशदान या मार्जिन मनी कहना ज़्यादा उचित होता है। तो इसका प्रावधान है, इसके अंतर्गत सरकार शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं और अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, कोई भी हमारा भूतपूर्व सैनिक है, इन सब के लिए उन्होंने योजना को संगठित किया हुआ है। तो मुख्य रूप से ये ग्रामीण और शहरी में बटा हुआ है। तो ग्रामीण और शहरी में जो अंशदान होता है उसका जो भाग होता है वो अलग अलग होता है।
जैसे ग्रामीण क्षेत्र में शहरी अगर युवा है, शहरी युवा है अगर वो, तो अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसको जो है 15% तक की छूट मिलती है जी। लेकिन अगर वही ग्रामीण आप क्षेत्र, अंशदान बता रहे हैं अभी। हाँ अंशदान जो सरकार की तरफ से, अगर लेकिन वो ग्रामीण है तो वो 25% तक का मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो छूट मिलती है वो महिलाओं को, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ग्रामीण का है तो उसको अधिकतम 35% तक की छूट मिल जाती है। जी। एक आप बात बताइए कि सेवा और एक बताइए उत्पाद। जी, इनमें थोड़ा सा अंतर बताओ। सेवा कौन कौन सा क्षेत्र है नापा मान से कहाँ, और उत्पाद कौन कौन सा क्षेत्र है? उत्पाद में ये हुआ कि जो भी उद्यमी है वो कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहा है। जैसे कि आप ऐसे इसको अगर विस्तार में जाएं तो कोई अपना एक फूड प्रोसेसिंग की यूनिट डालना चाहता है, कोई अचार बनाना चाहता है तो वो उत्पादन कर रहा है जी। लेकिन कोई एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो वो सेवा है। कोई कंप्यूटर का कुछ स्पेयर पार्ट्स का अगर बेचना चाह रहा है या कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करना चाह रहा है तो वो सेवा क्षेत्र में आएगा। अच्छा, तो वो जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इन कौन कौन सा सेवा क्षेत्र सम्मिलित है और कौन कौन सा उत्पाद क्षेत्र है? ऐसा कुछ डिफिनिट लाइन नहीं है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कौन से उद्यम लेने हैं और कौन से नहीं लेने। यानी कि प्राय जका आदमी, जका व्यवसाय गांवों को विकास कर सके, जका की युवा की जी कार्यक्रम में रुचि है, वो कुछ भी कार्य वो कर सके। जी जी, कोई भी कार्य कर सकता है वो, चाहे उत्पादन का हो चाहे सेवा क्षेत्र का हो। बस एक बात के लिए इसमें निषिद्ध है, कुछ चीज़ों को निषिद्ध क्षेत्र माना गया है प्रधानमंत्री रोजगार योजना में। निषिद्ध क्षेत्र आप ऐसे समझिए कि जो कार्य हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी, बापू जी के विचारों के विरोध में है या जो उनके विचारों से मेल नहीं खाते, उसको निषिद्ध क्षेत्र में मतलब जका व्यवसाय में पवित्रता नहीं है। हाँ, पवित्रता या जो हमारे समाज या हमारे संस्कृति के विरोध में है, जैसे कि कोई भी व्यसन, नशा या जो समाज को हिंसा, इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे तंबाकू हो गया, शराब हो गया, मांस हो गया, मांस मदिरा हो गया, बीड़ी सिगरेट, ये सब चीज़ें हो गई, इसके व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन नहीं देती है सरकार। जिस उत्पाद के बनाने से समाज को नुकसान हुए वह चीज़ आप को नहीं बना सका। जी जी। अच्छा, एक मैंने कुछ जी अपने परंपरागत धंधा है अपने, जिया सदियों सु जब सु धरती बनी जब सु चालता रही, जिया मिट्टी का बर्तन बनानू है, लकड़ी का फर्नीचर बनानू है, तो एक गाँव का मैं तो एक परंपरागत काम भी रहा है, तो एक तो परंपरागत काम भी है आपका गांव का पहली से भी चलता रही है, तो आ कामाने भी प्रोत्साहन मिले, बस आदमी को बढ़िया रोजगार बन जाए। तो इस दिशा में भी कोई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कुछ योजना है कि? कोई भी उद्यमी अगर वो चाहता है, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे लोहार हो, चाहे वो कुम्हारी का कार्य हो, लोहारी का काम हो, सुथारी का काम हो, लकड़ी का काम हो, फर्नीचर का काम हो, कपड़े का काम हो, जितना भी, क्योंकि राजस्थान हमारा विविध क्षेत्रों में और बहुआयामी है। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास न कच्चे माल की कमी है, ना जानकार और कारीगरों की कमी है। तो ऐसे लोग अगर अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो एक तो हो गया रास्ता कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से वो अपनी सब्सिडी लें, और बैंक लोन इसमें देती है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, फॉर्म भरने से ले करके और उसकी सब्सिडी मिलने तक ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। कहीं पर भी उद्यमी को ऑफिस में नहीं जाना है, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही साधारण तरीके से कुछ ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको वो अपलोड करके वेबसाइट पे, और वो अपने एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देता है। पूर्णतः पारदर्शी है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से की सहायता से अपना उद्यम स्थापित कर सकता है। लेकिन अगर कोई नया भी बनना चाहता है, वो कारीगर बनना चाहता है या उस क्षेत्र में वो इच्छुक है, उसके लिए भी खादी ग्राम उद्योग आयोग अपनी ग्रामोद्योग विकास योजना में विभिन्न योजनाएं चलाती है। अच्छा। और उस स्थिति में हम समाज के और हमारे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारी कला और संस्कृति हो, उससे संबंधित सारे व्यवसायों को लगभग हम कवर करते हैं। जिसमें आप, जैसे आपने नाम लिया कि कुम्हार हो गया, तो हमारा कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम है, वो ग्रामोद्योग की अलग योजना ही है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से हट करके अगर देखें तो उसमें अगर कुम्हार सशक्तिकरण प्रोग्राम है, तो कुम्हार सशक्ति प्रोग्राम में हम ट्रेनिंग देते हैं
जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी लाभार्थी है, उसको उसका चयन करने के बाद उसका आवेदन आता है, उसका चयन होता है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं हम। ट्रेनिंग करने के बाद जो हम उसको लगभग आप समझेंगे तो बिना किसी लागत के उसको हम विद्युत चालित चाक जो है वो भी प्रदान करते हैं। अच्छा। और वो विद्युत चालित चाक जो होती है उसमें जनरल कैटेगरी से 20% उस चाक की जो मूल्य होता है, और जो SC ST हैं उनसे 10%, और जो हमारे ये बिलो पावर्टी लाइन है उन सबको जो है मुफ्त में देते हैं, और इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं। इसी तरीके से मधुमक्खी पालन का है, ऐसे ही हमारे लेदर के लिए है जो चर्म उद्योग से उससे जुड़े हैं। तो अभी तक अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे हजारों की संख्या में हमने चाक का वितरण किया हुआ है, राजस्थान की बात अगर करें, और हजारों की संख्या में हमने ये जो हमारे मधुमक्खी पालन से संबंधित मधुमक्खी के छत्ते हैं उनका वितरण किया हुआ है, लेदर का वितरण किया हुआ है। जी, आप बताइए स्वचालित चाक जो को मोटर सु चाले, और भी कमाए स्वाभाविक है भाई, मोटर सु चाल रही पहले हाथ सु भी चाक ने चलाया करता, तो कासा तो जोर आतो, और भी मैं जो उत्पाद है वो कम मात्रा में बनतो। अब मशीन की स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा मात्रा में को निर्माण भी कर सी, और निश्चित रूप से आपको वो भविष्य है जो को वो सुखद बना ले सी। लेकिन आप बताए कि कोई नयू काम चालू करबो चाहे, मेरी इच्छा है कि मैं करबो चाहूँ, मैंने भी काम की जानकारी को नहीं, लेकिन भी रुचि है, तो पहली मन आवश्यकता पड़े प्रशिक्षण की। प्रशिक्षण के बिना मैं अच्छे उत्पाद पैदा कौन कर सकूं, तो कोई स्वरोजगार स्थापित करवा के लिए प्रशिक्षण चाहे तो बिक के लिए भी कठे संपर्क करना पड़े, कई व्यवस्था है, एक बारे में बताओ आप। हमारा खादी ग्रामोद्योग आयोग का राजस्थान में ही मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर है जो कि बाड़मेर में है। बाड़मेर में है। वहाँ पर हमारे बहुत सारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो किसी भी क्षेत्र के, आप खादी से भी, कताई के हो गया, बुनाई का हो गया, मधुमक्खी पालन का हो गया, कुम्हार सशक्तिकरण का हो गया, और टेलरिंग का है, कंप्यूटर का है, जो भी आप सोच सकते हैं जिससे कि ग्रामोद्योग को बढ़ावा मिल सकता है, हर तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। दूसरी ओर ही खादी ग्रामोद्योग आयोग से ही संबंधित हमारी एक संस्था है यहाँ पर जिसको कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट बोलते हैं, सांगानेर में है। तो ये हाथ कागज पे बहुत काम होता है, तो वहाँ पर भी हम ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। जो भी लाभार्थी इच्छुक होते हैं कि वो हाथ कागज की दिशा में कार्य करना चाहते हैं, हाथ कागज का बहुत बड़ा मार्केट है, और बहुत ही यहाँ पे हमारी सांगानेर में क्लस्टर्स हैं, बहुत ही पुरानी संस्थाएं हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रही हैं और करोड़ों में टर्नओवर है उनका। वहीं पर ही हमारा एक दूसरा प्रशिक्षण, एक नई तकनीकी आज़ाद हुई है जिससे कि गाय के गोबर से पेंट बनाने की। अच्छा। उसका पेटेंट भी हमने फाइल कर रखा है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट में, और अभी तक करीब 1500 लोगों को गोबर से पेंट बनाने की ट्रेनिंग दे चुके हैं। साथ ही साथ करीब 60 लोगों ने अपनी गोबर से पेंट बनाने की यूनिट लगा भी ली है और बाजार में उपलब्ध है, बिक रहा है, और इकाइयाँ अच्छे से उन्नतशील हैं। यानी कि प्राकृतिक चीज भी है और एक पवित्र चीज भी, आप गाय का गोबर तो भी पवित्र माना, तो अपनी संस्कृति को संरक्षण भी है और कोई नुकसान भी को नहीं यानी का। तो आप एक बात बताइए कि करोड़ों को टर्नओवर है कुमारप्पा जो को कागज हस्त निर्मित कागज उद्योग है, तो वो हस्त निर्मित कागज उद्योग कहीं है के बारे में थोड़ा बताओ ना। आप कोई भी लगाना चाहो तो अभी कि एक ध्यान तो पड़े ना, कहीं है कि आप अपने गाँव में भी लगावे कि कोई कहीं। ये कुमारप्पा का जो कार्य है वो हस्त निर्मित कागज़ और पेंट, और भी बहुत सारी ऐसे कागज़ और पेंट से जुड़ी हुई जो संशोधन होते हैं और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर कार्य करते हैं। ये तो हाथ कागज़ की ट्रेनिंग भी देते हैं, और इसमें क्या होता है कि हाथ से ही कागज़ बनता है, मशीन का उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा। उसमें मशीनरी या जो पेपर मिल का जो कागज़ है और ये कागज़ जो है इसमें बहुत ही अंतर होता है, उसकी क्वालिटी में, उसकी मजबूती में, उसके रख रखाव में। और ये एक कला है, ये एक सिर्फ उद्योग नहीं है, ये कला है। तो इस कला का बढ़ावा और जो इसका हर क्षेत्र में विकास हुआ वो पूज्य महात्मा गांधी जी के समय से होता रहा है। एक कोई भी व्यवसाय शुरू करा,
एक ग्रामीण युवा है जिसका ना आपका ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को फायदे लेने के लिए वो प्रशिक्षण ले लियो। प्रशिक्षण लेने के बाद वो खुद की इकाई या आपको खुद को कोई उद्योग स्थापित करे तो बिन सबसे पहले आवश्यकता पड़े धन की। तो भी धन की उपलब्धता वो किस प्रकार से आपके हासिल करे भी के लिए वो कहीं कहीं करे, आप बताओ। मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अगर किसी को धन की आवश्यकता है तो प्रथम दृष्टया जो भी इच्छुक उद्यमी है उसको ये निश्चित करना पड़ता है कि उद्योग किस दिशा में लगाना चाहता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो कार्य होता है उसको पहले करना पड़ता है। उद्योग लगाना कहाँ चाहता है और उस उद्योग को लगाने के लिए उसमें ज़रूरतें क्या क्या होंगी, कितनी पूंजी लगेगी, उसके उद्योग की कुल पूंजी कितनी है। क्योंकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में सेवा क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र दो भागों में बांटा गया है। सेवा क्षेत्र में 25 लाख तक का लोन मिलता है और उत्पादन क्षेत्र में 50 लाख तक का लोन मिलता है। तो प्रथम उसको कुछ डॉक्यूमेंट जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बहुत ही मूल आधारित कागज़ और दस्तावेज हैं जो लगभग सबके पास उपलब्ध होते हैं, कि जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और हमारी वेबसाइट है KVIC ऑनलाइन, उसमें PMEGP पोर्टल को आप अगर क्लिक करेंगे, अच्छा ऑनलाइन आवेदन हो सके, सारा कुछ ऑनलाइन थोड़ी बताओ। तो वो प्रक्रिया मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ कि पहले उसको ऑनलाइन में जा करके अपना एक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर वो जो कागजात हैं, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कुछ सर्टिफिकेट हो गया, अगर 10 लाख से ऊपर लोन है तो उसको वो सारा कुछ रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो सारी प्रक्रिया पूरी कर लेता है। वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस प्रक्रिया में उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है नोडल एजेंसी है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की, साथ में जितने भी हमारे जिला उद्योग केंद्र हैं वो भी हैं, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड जो हमारा बोर्ड है, खादी बोर्ड राजस्थान का, वो भी है। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग ने जिला उद्योग केंद्र और बोर्ड को भी ये अधिकार दे रखा है कि वहाँ भी एप्लीकेशन भेजी जा सकती है, आयोग में भी भेजी जा सकती है और बोर्ड में भी भेजी जा सकती है। तो उसके पास जैसे ही वो पोर्टल को खोलता है जहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस होती है, पोर्टल में उसको एक ऑप्शन दिखता है कि वो KVIC में अपना आवेदन करना चाहता है, KVIB में या DIC में, और उसके बाद सारे फॉर्म भरता है। तो ये जो स्वतंत्रता है ये उद्यमी को दी गई है कि उसके नज़दीकी जो है, जैसे जिला उद्योग केंद्र की उपस्थिति लगभग हर जिला में है, बोर्ड की भी कई ऑफिस हैं, लेकिन हमारे आयोग का 2 ही ऑफिस है, जो यहाँ जयपुर में है और एक हमारा डिविजनल ऑफिस बीकानेर में है। तो उसको वो सिलेक्ट कर लेता है, उसको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। और बैंक, किस बैंक में वो किस बैंक से लोन चाहता है और किस ब्रांच से लोन चाहता है, ये भी स्वतंत्रता उद्यमी को ही है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। वो किस ऑफिस से करना चाहता है, किस बैंक से करना चाहता है, उस बैंक के किस ब्रांच से करना चाहता है, ये सारा कुछ भर करके जैसे ही वो फॉर्म ऑनलाइन भर देता है तो 5 दिन के अंदर, क्योंकि इसमें जो हमारी गाइडलाइन है उसमें 5 दिन के अंदर उसके एप्लीकेशन को या तो प्रोसेस करना है, पूर्ण करना है, और या तो अगर कुछ कमियां हैं तो उस भावी उद्यमी से उससे बात करके उन कमियों को पूर्ण करवाना है। बिल्कुल। ये टेलीफोन या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप भी आज के समय में है, क्योंकि हमारे नोडल ऑफिसर हर एक जिले के लिए, वो होने के बाद सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन से ऊपर हम किसी भी आवेदन को रख ही नहीं सकते, और 5 दिन के अंदर तो हमको कार्रवाई करनी ही है। वो भेज देते हैं हम बैंक के पास, हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है और बैंक फिर उसको लोन प्रोवाइड कर देता है। बैंक को लोन प्रोवाइड करने में इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर अभी प्रधानमंत्री रोजगार योजना का ही देखें तो हमारे पास जो डेटा है वो आप समझिए कि अभी पिछले वित्त वर्ष तक करीब 7,90,000 इकाइयाँ पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार 7,90,000 इकाइयाँ लग चुकी हैं पूरे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने इसको इतना सुचारू रूप से चलाया, और पूरी प्रोसेस को ऑनलाइन करने की वजह से सिर्फ हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं, इस वित्तीय वर्ष का तो जोड़ा भी नहीं गया, करीब 7,90,000 के आसपास जो है मतलब जी इकाइयाँ लग गई हैं। प्रधानमंत्री जी को सपनों है कि जल्दी ही आप तीसरी
बड़ी आर्थिक शक्ति बना देश भारत ने, तो वो सपनों सच्चो बाड़ो और बिको जरियो गांव ही बन सी। और इसी क्रम में आप करीब समझिए 20,000 करोड़ की सब्सिडी जो है पूरे देश भर में वितरित की जा चुकी है, और जिससे करीब 63 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और सिर्फ राजस्थान की बात करें हम, तो यहाँ पर अभी तक करीब 28,000 ऐसी यूनिट्स लग चुकी हैं जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के द्वारा लगी हैं, और जिसमें 745 करोड़ का हम अंशदान जो है सरकार की तरफ से लाभार्थियों को मिल चुका है। वाह। और रोजगार भी करीब जो है इसमें 2.5 लाख के आसपास का रोजगार राजस्थान में हुआ है। तो आप इस योजना की सफलता देख सकते हैं। तो मैं दोबारा अपने उस तथ्य पे आता हूँ कि उसने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद हमारी तरफ से सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई, हमने बैंक को भेज दिया। बैंक को इस सफलता बताती है कि बैंक को लोन देने में आसानी क्यों होती है, क्योंकि 35% तक जो मार्जिन मनी या अंशदान है वो सरकार की तरफ से मिलता है, और जो लाभार्थी है, जिसको जो उद्यमी है जिसको करना है, उसको अपना सिर्फ प्रोजेक्ट लागत का जो कुल लागत है उसका सिर्फ 5 से 10% ही देना होता है। अच्छा। मतलब अगर कोई 10 लाख का लोन अप्लाई कर रहा है तो उसको अपनी तरफ से सिर्फ 50,000 रुपये लगाना है, बाकी बैंक देगी और सरकार देगी। अच्छा, अब आप व्यवसाय चालू कर लिया, अपन बढ़िया पैसा भी मिल गया ऋण के माध्यम से, और आप बढ़िया अपन जी की चाहिए की मशीनरी खरीद ली, आप बढ़िया उपकरण कर बढ़िया आप कार्य करवाला जिका साथी लोग है बाने भी रख लिया, और अब काम अपनी बाजार में बहुत अच्छी मांग है अपना उत्पाद की, अपन लगे कि आप और ज़्यादा बढ़ावा अपना व्यवसाय ने, और आप 4 मशीन और लेवा, और 20 स्थिति के मायने वो अगर आपका व्यापार ने बढ़ाना चाहे तो लोन के बीच में वो कुछ और भी लोन भी मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ये प्राविधान है कि एक तथ्य मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 50 लाख तक पे तो सब्सिडी मिलती है जो आपका अंशदान या मार्जिन मनी है। अगर इससे ऊपर का भी अगर आपका प्रोजेक्ट है तो आप वो लगा सकते हैं, बस उसमें लिमिट ये है कि जो निर्धारण है कि आपको सब्सिडी 50 लाख तक की मिलेगी, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात, किसी ने अगर 50 लाख रुपए का कोई उद्यम लगाया और उसको लगता है कि 3 साल बाद उसका 3 साल में सब्सिडी जो है वो अंशदान पूरा उसका चला जाता है, सरकार तो पहले दिन ही भेज देती है, जब बैंक देती है उसी समय अपना लोन का जो अंशदान होता है वो बैंक के पास जमा कर देती है। 3 साल बाद जो बेनिफिशियरी होता है, जो लाभार्थी होता है, उसके अकाउंट में एडजस्टमेंट हो जाता है। अब उसको लगता है कि नहीं, हमारे अपने रोजगार को, हमारा रोजगार अच्छा चल रहा है और हमको और पूंजी की जरूरत है, तो उस स्थिति में 1 करोड़ का वो दोबारा से अप्लाई कर सकता है लोन के लिए। अच्छा। और उस पर सरकार पुनः जो है 10% की अंशदान फिर से देगी। तो ये उसको अपग्रेड करने के लिए भी है कि अगर वो चाहती है कोई यूनिट या कोई लाभार्थी कि हम अपने व्यवसाय को और बढ़ाएं, तो 3 साल बाद वो 1 करोड़ तक का दोबारा से लोन ले सकता है, जिस पे पुनः अंशदान मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात कि वो जो उत्पाद पैदा कर रही है एक युवा, आपका स्वरोजगार के तहत, आपका उद्योग के तहत बिन अच्छी मार्केट मिले, तो बिन मार्केट उपलब्ध करावा के मायने भी सरकार की कोई सहायता रहे कि कोई योजना है इनकी? अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री मनोज कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, और इन्हीं उद्योगों को बढ़ाने के लिए, चाहे वो खादी हो चाहे ग्राम उद्योग हो, हमारी लगातार पूरे देश में आंचलिक लेवल पर, प्रदेश लेवल पर और जिला स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी प्रदर्शनियां लगती रहती हैं, और उन प्रदर्शनियों में बहुत ही कम दर पर जो हमारे लाभार्थी होते हैं, चाहे वो खादी के हों, चाहे ग्राम उद्योग के हों, चाहे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के हों या हमारे स्फूर्ति क्लस्टर्स को हों, उनको हम स्टॉल देते हैं, और उस स्टॉल में जो है वो जाकर के अपने सामान को प्रदर्शित करते हैं, वहाँ बिक्री भी करते हैं। अभी आज के ही दिन में हमारी खादी ग्राम उद्योग आयोग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी बजाज नगर में खादी संस्था संघ में चल रही है। बिल्कुल। और पिछले हफ्ते अभी हमारे ये जनवरी के अंतिम सप्ताह से पहले हमारी एक प्रदर्शनी उदयपुर में लगी, जहाँ पे करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बिक्री हुई हमारी संस्थाओं की और जो भी लाभार्थी थे। और यहाँ पर भी अभी बिक्री चल रही है बजाज नगर में, जिसमें करीब 70 संस्थाएं और खादी और ग्राम उद्योग और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़ी हुई संस्थाएं वो भाग ले रही। तो एक तो ये प्रदर्शनी का हो गया, जिसके, और ये ऐसी प्रदर्शनियां चलती रहती हैं पूरे देश भर में, और ऐसा कुछ रुकावट नहीं है कि राजस्थान का जो उत्पाद है
वो जाकर के साउथ में नहीं बेच सकता, या ईस्ट में नहीं बेच सकता, या वेस्ट में नहीं बेच सकता। हम अपने कुम्हारों को, लोहारों को, खादी और ग्रामोद्योग सबको हर जगह भेजते रहते हैं। एक तो यहाँ से लाभ मिलता है जो सरकार लगातार प्रयास करती रहती है। दूसरा कि हमारे करीब पूरे देश भर में 7,000 से ज़्यादा खादी के आउटलेट्स हैं जिनको हम भवन बोलते हैं। वहाँ पर ये अपने उत्पाद रख सकते हैं। जैसे हमारे सरकार के ही अधीन जो सरकारी भवन होते हैं और एक संस्थाओं के भवन होते हैं, तो हमारा जयपुर और जोधपुर में खादी प्लाजा है। यहाँ पे हम खादी और ग्रामोद्योग के जो उद्यमी हैं और जो संस्थाएं हैं उनके उत्पाद को रखते हैं और उनको बिक्री का स्थान सुनिश्चित करते हैं, और उनकी बिक्री के बाद उनका पैसा जो है उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट किया जाता है। कहने को मतलब आदमी का प्रशिक्षण से ले और बी का उत्पादन में बी का धन की आवश्यकता के मायने बिन बाजार उपलब्ध करावा में हर जगह सरकार भी के साथ खड़ी है। बस आवश्यकता है भी युवा की खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति की। अगर एक ग्रामीण युवा आपका सपना न साकार करवा के लिए प्रधानमंत्री जी की योजना को फायदो ले तो निश्चित रूप से भारत ने आप बहुत समृद्ध बना सका है। और प्रधानमंत्री जी को जो सपनों है कि युवा रोजगार देबड़ो बने लेबड़ो नहीं, और आप भारत ने तीसरी आर्थिक शक्ति बनावा, तो ऐसा सपना जद ही साकार हो सी जब इन की योजनाओं को आप लाभ ले सिया। और आशा करना आज को कार्यक्रम में आपने दाई आई उसी खासा महत्व जानकारी आपने मिली उसी, और इन की जानकारियां देवा के लिए मिश्रा जी आपने बीच पधारिया, तो आप घणो घणो धन्यवाद। और भाई बहन आप समय की भी मर्यादा में है, अब चाहो आपसे इजाजत, फिर मिलसे एक नए विषय के साथ। जतनी आप सगला सू राम राम सा। राम।